एक शादीशुदा महिला को अपने मायके में रहने वाले एक शख्स से प्यार हो जाता है, इसीलिए वो उससे छुप छुप के मिलती थी, फ़ोन पे बात करती थी। इसकी जानकारी उसके पति को हो जाती है तो वो उसका पति उसे डांटता है, फटकारता है, रोकता है, लेकिन ये महिला रुकने वाली नहीं थी। ये फिर भी अपने प्रेमी से छुप छुप कर चैटिंग किया करती थी। एक दिन क्या होता है, ये महिला सज धज के अपने घर की खिड़की पे आके बैठ जाती है और वहाँ से घर के बाहर झांक रही होती है। तभी जो इसका प्रेमी है वो इसके ससुराल के घर के सामने होके गुजर रहा होता है और इन दोनों के बीच में आंखों से कनेक्शन हो जाते हैं और कोई इशारेबाजी होती है। और जब ये इशारेबाजी हो रही थी उस समय पे इसका पति वहां पे आ जाता है और वो देख लेता है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी को आंखों ही आंखों में इशारे कर रही है। इसका पति आता है, उसे डांटता है, फटकारता है, लेकिन ये महिला क्या करती है, ये महिला उल्टी अपने पति पे चढ़ जाती है, उसका गलेबान पकड़ लेती है, उसका गला दबाने की कोशिश करती है। काश कि दोस्तों उसी समय पे इसका पति इससे कहता कि भैया तू यहाँ से जा, उसे तलाक दे देता, उससे कह देता कि तू अब जो जा अपने प्रेमी के साथ जाके रहे। लेकिन उसके पति ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके पति ने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, समाज में बदनामी ना हो जाए, इसीलिए ये सारी बात को शांति से सह गया और फिर भी अपनी पत्नी को अपने घर में रखा। दोस्तों अगर उसका पति उस समय पे उसे छोड़ देता, तलाक दे देता, तो शायद बाद में उसका कत्ल ना होता। आखिरकार ये महिला क्या करती है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवा देती है। और जब कत्ल होता है तो दोस्तों प्लानिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि ये महिला पकड़ी ना जाए, लेकिन इस महिला की ही गलतियों की वजह से ये महिला पकड़ी जाती है। और ये कहानी, आज की कहानी जो है बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है दोस्तों, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के धार जिले से। धार से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम है गोंदी खेड़ा चारण। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 6 और 7 अप्रैल 2026 की रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का समय होता है। गांव के अंदर एक घर है और इस घर के अंदर एक महिला है, महिला का नाम है प्रियंका। प्रियंका रात के 1-1:30 बजे जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। प्रियंका के कमरे के जस्ट बगल में ही एक और कमरा है थोड़ी दूरी पर, उसके अंदर उसकी सास लक्ष्मीबाई और उसकी ननद ज्योति सो रही थी। अब जब ये जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रात का समय था, सास और ननद सो रही थी, उन दोनों की आंखें खुल जाती हैं। और जिस समय पे आंखें खुलती हैं तो सास अपनी बेटी ज्योति से कहती है कि देखो रात में भी बहू को चैन नहीं है, वो मेरे बेटे से लड़ रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। अब जब जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो क्या होता है, जो सास और ननद हैं वो अपने बहू बेटे के कमरे में जाते हैं ताकि इनकी लड़ाई को शांत करवा सकें। अब जब ये उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि जो इनका बेटा है देवकृष्ण पुरोहित, वो अपने बेड पे जो है औंधे मुंह पड़ा हुआ है, और जो उसकी बहू है बगल वाले कमरे में है, जो कि जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब सास क्या करती है, बहू के पास जाती है ये देखने के लिए कि ये चीख चिल्ला क्यों रही है। पता चलता है कि जो बहू है उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और वो कुछ करने की हालत में नहीं थी। अब सास उसका जल्दी से हाथ पैरों को खोलती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ। अब बहू बाहर भागी भागी आती है और जो उसका पति है देवकृष्ण पुरोहित उसे जाके देखने लगती है। सास और ननद भी पहुंच जाती हैं। अब जब ये लोग देवकृष्ण पुरोहित को देखते हैं औंधे मुंह पड़ा हुआ, तो उसे जाके देखते हैं, तो हिलाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो हिल ही नहीं रहा है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। अब खून बहता हुआ देखकर सास, ननद और बहू ये तीनों जोर जोर से वहीं पे चीखने चिल्लाने लगते हैं। और जब ये लोग जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो इनकी आवाज़ जो है घर से बाहर तक जा रही थी। और जब घर से बाहर तक इनकी आवाज़ें जा रही थी तो जो बाहर के लोग हैं उनकी भी आंखें खुल जाती हैं, अड़ोसी पड़ोसियों की, अरे बात क्या हुई। अब जो पड़ोसी हैं वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, घर के अंदर आते हैं, अंदर आके देखते हैं कि देवकृष्ण तो औंधे मुंह पड़ा हुआ है, उसके सर में गहरी चोट लगी हुई है और वहाँ से खून बहुत ही तेज़ी से बह रहा है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जल्दी से आनन फानन में देवकृष्ण को उठाते हैं और जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है उसमें लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके चेक कराते हैं। डॉक्टर चेक करता है तो पता चलता है कि देवकृष्ण जो है मर चुका है।
इसीलिए डॉक्टर जो है देवकृष्ण को मृत घोषित कर देते हैं। और जब डॉक्टर देवकृष्ण को मृत घोषित करते हैं तो इतनी ही देर में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। यहाँ का थाना लगता है राजत। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंच जाती है। अब चाहे थानेदार हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एसडीओ हो, फॉरेंसिक की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, चाहे सर्विलांस की टीम हो, सबके सब मौके पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पे देवकृष्ण की हत्या की गई थी। देवकृष्ण मसाला व्यापारी था। अब इसकी हत्या करके कोई चला गया है। अब जब घर के अंदर जाते हैं तो मौके पर जाके सभी लोग जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि घर में जो है लूट हुई है। अब जो बहू है वो जोर जोर से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बस यही कह रही थी कि घर में कुछ लुटेरे आए थे, उन्होंने हमारे साथ में ये गलत किया है। अब पूछा जाता है कि घर में क्या क्या चीज़ चोरी हुआ है। तब जाके पता चलता है कि घर से लगभग 3.5 लाख रुपए के जेवरात चोरी हुए हैं और 50,000 रुपये की नकदी चोरी हुई है और बहू रोए जा रही थी। अब पुलिस वाले बहू से क्या बात करें, भाई उसके पति की उसके सामने हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस वाले क्या है, थोड़ा देर तक इंतज़ार करते हैं और फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड पूरे घर को अच्छी तरह से सर्च कर रहे होते हैं। 4 से 5 से 6 घंटे बीत जाते हैं। 6 घंटे बाद जो बहू है प्रियंका, वो थोड़ी शांत होती है और जब वो थोड़ी शांत होती है तब जाके प्रियंका से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति के साथ आखिर क्या हुआ था, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब प्रियंका बताती है कि रात के समय मैं और मेरा पति जो है सो रहे थे। अचानक से ही घर में 3-4 लोग आ गए। 3-4 लोग आके मेरे पास जैसे आए तो मेरी आंखें खुल गईं। उन लोगों ने मेरा मुंह दबा लिया और मेरे गले पे हथियार रख दिया और मेरे से बोला कि अगर शोर मचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ चोरी करने के लिए आए हैं, हमें चोरी करने दो और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। प्रियंका शांत हो गई। प्रियंका को उन लोगों ने क्या किया था, अंदर वाले कमरे में ले गए थे और उसके हाथ पैर बांध दिए। जिस समय पे वो प्रियंका के हाथ पैर बांध रहे थे उस समय पे इसका पति देवकृष्ण की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो विरोध करने के लिए उन चोर चक्कों के पास जाता है जो गुंडे उसके घर में आए थे रात को। उनके पास जाता है तो इनके बीच में हाथापाई होती है और जब हाथापाई होती है तभी देवकृष्ण के सर में वो जोर से कोई चीज़ मार देते हैं जिसकी वजह से देवकृष्ण बेहोश हो गया था। अब ये वाली बात सामने आती है। इधर में देवकृष्ण की लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पुलिस वाले घर पे जांच पड़ताल कर रहे थे। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं कि जिस समय पे ये हादसा हुआ था घर के अंदर कौन कौन मौजूद था और जब ये वाली जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि जिस समय पे ये हादसा हुआ था घर के अंदर 4 लोग मौजूद थे, जिसमें देवकृष्ण पुरोहित जिसकी हत्या की गई है उसकी उम्र है 28 साल के आसपास, उसकी माँ लक्ष्मीबाई और उसकी बहन ज्योति और जो उसकी पत्नी है प्रियंका जिसकी उम्र है 27 साल। ये 4 लोग घर के अंदर थे। अब इनके पिता के बारे में पूछा जाता है कि भाई पिताजी कहाँ हैं। जब पिता के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि जो इनके पिता हैं उनकी जो है 26 जनवरी 1999 में आकस्मिक मौत हो गई थी। घर के अंदर माँ, 2 बेटे और एक बहू ही रहते हैं और अचानक से अब इनके घर में चोर घुसाए, लुटेरे घुसाए और उन्होंने घर का जो एक लड़का है, एक ही सदस्य है जो घर में आदमी है, उसकी भी हत्या कर दी। अब दोस्तों होता क्या है, बहू से पूछताछ चल रही होती है। इधर तो बहू से पूछताछ चल रही होती है लेकिन दूसरी तरफ एक महिला कांस्टेबल जो है घर में जो कमरे में हत्या की गई थी वहाँ पे अच्छी तरह से देख रही होती है और जब वो देख रही होती है तो वो अपने बड़े सिपाही जो मैडम हैं उनके पास जाती है और उनके कान में जाके कुछ कहती है। वो उनके कान में कहती है कि मैडम, जो हत्याकांड हुआ है, जो लूट हुई है, उससे पहले पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध बनाए गए थे, जरा आप इनसे पूछिए। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो जो बड़ी ऑफिसर थी वो महिला कांस्टेबल से कहती है कि अरे तुम ये क्या कह रही हो, घर में हत्या हुई है, लूट हुई है, अब इससे हम ये वाली बात पूछें। इसीलिए इस बात को टाल दिया जाता है। लेकिन प्रियंका से जो है पूछताछ जारी रहती है। पहले कांस्टेबल लेवल के लोग उससे बात करते हैं, फिर इंस्पेक्टर लेवल के बात करते हैं, फिर उससे उच्च अधिकारी बात करते हैं। लेकिन होता क्या है, 3 से 4 तरह की अलग अलग लोग उसके पास आते हैं, अधिकारी आते हैं, सिपाही आते हैं, उससे बात करते हैं और जब उससे पूछताछ हो रही होती है तो हर बार प्रियंका का जो जवाब है वो बदल जाया करता था।
यानी कि वो सटीक जवाब नहीं दे पा रही थी, हर बार उसके जवाब बदल रहे थे। और जब उसके जवाब बदल रहे थे तभी पुलिस को जो है प्रियंका के ऊपर शक हो जाता है। और जब शक हो जाता है तो जो बड़ी ऑफिसर थी उन्होंने प्रियंका से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि जो हत्याकांड हुआ है, जो लूट हुई थी, उससे पहले तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में शारीरिक संबंध बने थे क्या? अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो प्रियंका चौंक जाती है और जो महिला ऑफिसर थी उनकी तरफ देखने लगती है। तो जो महिला ऑफिसर हैं वो कहती हैं कि फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस की टीम, इन लोगों ने तुम्हारे घर को अच्छी तरह से स्कैन किया है और इसको स्कैन करके हमें पता चला है कि जो हत्याकांड हुआ है उससे पहले तुम्हारे बीच में और तुम्हारे पति के बीच में शारीरिक संबंध बने थे। अब तुम बताओ ये सच है कि झूठ है? अब प्रियंका क्या है, कुछ कह रही थी और उसके मुंह से कुछ निकल रहा था, जवाब बदले जा रहे थे। प्रियंका घबरा रही थी, कांप रही थी। इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसमें ये रो रो के पुलिस वालों को कैमरामैन के सामने बता रही है कि मेरे घर में लुटेरे आए थे, मेरे को बांध दिया था, मेरे पति के ऊपर हमला कर दिया था। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब तक क्या होता है दोस्तों, समय गुजरता है तो समय गुजरने के साथ साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ पता चलता है जो देवकृष्ण है, देवकृष्ण के सर में बिल्कुल सेंटर में कोई धारदार हथियार इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि उसके सर के अंदर 12 इंच गहरा घाव हो गया है, जिसकी वजह से देवकृष्ण की मौत हुई है। अब 12 इंची गहरा घाव कोई छोटा मोटा घाव नहीं होता। पुलिस वाले सोचते हैं कि जो चोर आते हैं, लुटेरे आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो घर में चोरी करते हैं, लूटते हैं, और वो अगर हत्या करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे कि जैसे उससे कोई जाति या जो अंदर से गहरी दुश्मनी हो। इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने दुश्मनी के तौर पे इसकी हत्या की है। अब पहले क्या होता था, लूट होती थी, चोरी भी होती थी, लेकिन आजकल ये बहुत कम हो गया है। और घर के अंदर सदस्य सो रहे हैं, 4 लोग हैं, जिनमें से 2 लोगों के साथ हत्याकांड हो रहा है, 2 लोगों को पता ही नहीं चली। ऐसी क्या बात हो गई? इसीलिए क्या होता है दोस्तों, पुलिस को जो है प्रियंका के ऊपर हो जाता है शक। और जब प्रियंका के ऊपर शक होता है तो पुलिस प्रियंका को बिठा लेती है और फिर उसके साथ सख्ती बरतती है। और सख्ती बरतने के साथ साथ उससे पूछती है कि अब बताओ उस रात को आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम्हारे पति की हत्या किसने की, तुम सब कुछ जानती हो और तुम ही हमें बताओगी। और जब उससे ये सारी बातें पूछी गई तब जाके प्रियंका टूट जाती है और टूटने के बाद सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना देती है। अब होता क्या है दोस्तों, 1 अप्रैल 2015 की बात है। 1 अप्रैल 2015 को देवकृष्ण पुरोहित की शादी महाराष्ट्र के पन्ना खेड़ी गांव की रहने वाली प्रियंका के साथ होती है। उस समय पे इन दोनों की उम्र बहुत कम थी, यानी कि बाल विवाह था, इसीलिए गौना नहीं होता। गौना मतलब कि बहू की विदाई नहीं होती। कहा जाता है कि जिस समय पे लड़का और लड़की बालिग हो जाएंगे उस समय पे ही हम बहू की विदाई करेंगे। और सबने ये वाली बात मान भी ली। अब समय गुजरने लगता है, 5 साल हो जाते हैं। 5 साल बाद साल आती है साल 2020, और साल 2020 में लड़की की विदाई होनी थी। साल 2020 में जो देवकृष्ण है उसके परिवार वाले लड़की के घर पे जाते हैं और लड़की की विदाई होनी थी। अब जब लड़की की विदाई होनी थी तो जो लड़की है प्रियंका, वो जो है आनाकानी कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो लड़की ससुराल जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, लड़की विदाई के समय रोती भी है, लेकिन ये जो है आनाकानी कर रही थी। लेकिन कोई भी इसको समझ नहीं पाया कि आखिर ये आनाकानी क्यों कर रही है। अब होता क्या है, प्रियंका की विदाई कर दी जाती है और विदाई के बाद वो देवकृष्ण के घर पे आके रहने लगती है। इसके बाद देवकृष्ण जो है उसके पास जाता है सुहागरात मनाने के लिए, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए। लेकिन प्रियंका क्या करती है, वो कोई ना कोई बहाना बना देती है। कहती है कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं थक गई हूँ, आज मेरा मूड नहीं है। रोजाना कोई ना कोई बहाना बना देती है। और जब वो बहाना बनाती थी तो इनके बीच में क्या है, झगड़ा होता था देवकृष्ण और प्रियंका के बीच में कि भाई रोजाना की क्या कहानी है कि रोजाना इसको कुछ ना कुछ हो रहा है। अब जब इनके बीच में रोजाना का सा झगड़ा होता था तो इसकी माँ और ननद जो है उसको मनाने के लिए जाती थी, बहू को समझाती थी कि बहू
ऐसे नहीं होता है, समाज ऐसे ही चलता है और तुम दोनों लड़ा झगड़ा मत करो। अब जब सास और ननद उसे समझाने के लिए आती थी तो वो अपने पति देवकृष्ण के पास जाके लड़ती थी। वो कहती थी कि ये सास और ननद मेरे से कुछ नहीं बोलनी चाहिए, ये छोटी छोटी बात में हम दोनों के बीच में क्यों आती हैं, मुझे इनसे बात नहीं करनी। अब जो प्रियंका है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी लड़ाई झगड़े का, ताकि वो लड़े और सीधे अपने मायके चली जाए। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, साल 2022 आता है। साल 2022 में क्या होता है, प्रियंका जो है मोबाइल पे चैट कर रही थी किसी से और मोबाइल को रख के कोई काम करने चली जाती है। वहाँ पे उसकी ननद बैठी हुई थी। ननद बैठी हुई थी तभी नोटिफिकेशन बेल बजती है। ननद उसका मोबाइल उठाती है और देखती है कि व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया है। अब जब मैसेज देखती है तो पता चलता है कि इसमें तो प्यार व्यार की बातें हो रही हैं। प्यार व्यार की बातें हो रही हैं, ये क्या हो रहा है आपको बताता हूँ हुआ क्या था। जब ननद इसकी चैटिंग को देख रही होती है मोबाइल में, तभी प्रियंका वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा मोबाइल चेक कैसे किया। इसी बीच में ननद और भाभी के बीच में हो जाती है लड़ाई। अब पति भी आता है, सास भी आती है। अब कहासुनी होती है तो प्रियंका क्या करती है, अपना बैग पैक करती है और सीधे अपने गाँव चली जाती है। साल 2022 की बात है। अब प्रियंका अपने गाँव चली गई है, 22 से 23 आ जाती है, 23 से 24 आ जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, इसी बीच में जो उसका पति है देवकृष्ण, उसे पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है प्रियंका, उसका किसी के साथ संबंध है, यानी कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग है। अब प्रेम प्रसंग किससे है ये तो पता नहीं है, लेकिन किसी के साथ प्रेम प्रसंग है। अब उसका पति उसे रोकता था टोकता था, लेकिन वो मानती नहीं थी। अब वो मायके चली गई तो खुल के अपने प्रेमी से जाके मिलती थी। उसके पास पूरा समय, ना पति देखने वाला, ना सास देखने वाली, ना ननद देखने वाली। अब क्या होता है दोस्तों, जो प्रियंका है उसके जो मायके वाले हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि भाई बेटी हमारे घर पे आके क्यों रह रही है। अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं कि भाई तुमने अपनी बेटी की शादी की थी, तुम्हारी बेटी तो अपने मायके में रहती है, ससुराल में क्यों नहीं रहती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उधर जो देवकृष्ण है उसके परिवार वाले परेशान, उनके अड़ोसी पड़ोसी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी बहू भाई क्यों चली गई अपने घर पे, यहाँ पे क्यों नहीं रह रही, क्या उसने शादी इसीलिए की थी कि वो अपने मायके में रहे। इसीलिए क्या होता है, घर के जो समझदार लोग होते हैं, बूढ़े बड़े लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, ये बैठ के मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके बस बात ये तय होती है कि प्रियंका को अपने ससुराल जाना पड़ेगा। प्रियंका ससुराल जाने के लिए पहले तो तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाती है। लेकिन ससुराल आने से पहले वो 3 शर्तें रखती है। वो कहती है पहली शर्त तो ये है कि मेरे मोबाइल को कोई चेक नहीं करेगा। दूसरी शर्त ये है कि घर में कोई भी मुझसे काम करने के लिए नहीं कहेगा, जो मेरी मर्जी होगी मैं वही काम करूंगी, बाकी अदरवाइज मेरे से कोई ये ना कह दे कि तुम्हें ये करना है। और तीसरी शर्त ये है कि मेरे लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवाओ, मैं उस ब्यूटी पार्लर में बैठ के काम करूंगी। अब 3-3 शर्तें रख दी थी। अब 3-3 शर्तें रख दी थी। अब बोला जाता है भाई ससुराल वालों से कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, बहू तो तभी आने के लिए बोल रही है। अब उनको भी अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए उन्होंने जो है तीनों शर्त मान ली। अगर उस समय पे ये शर्तों को ना मानते और कह देते कि भाई हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो बहू ऐसी चाहिए जो हमारे घर को लेके चले, तुम तो अपनी शर्तों पे हमारे घर पे चल रही हो, अगर ऐसा उस समय पे ये लोग कर देते तो शायद आज देवकृष्ण जिंदा होता। लेकिन समाज के लिए और अड़ोसी पड़ोसियों को खुश करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, बहू को लेकर घर आ जाते हैं, घर में बहू रहने लगती है। एक दिन क्या होता है, प्रियंका जो है सज धज के अपनी खिड़की पे बैठी होती है और जो इसका प्रेमी है, जो इसके मायके में रहता था, वो क्या करता है, इसके ससुराल आ जाता है इसी के गांव और इसके घर के सामने से गुजर रहा होता है। प्रियंका उसे खिड़की में से देख रही होती है। इन लोगों के बीच में आंखों से कनेक्शन होते हैं, इशारेबाजी होती है और तभी उसका पति वहाँ आ जाता है। पति वहाँ आ जाता है तो वो अपनी पत्नी प्रियंका को डांटने लगता है, फटकारने लगता है और जब डांटता फटकारता है तो प्रियंका और उसके पति के बीच में जो है हाथापाई हो जाती है। हाथापाई के समय पे प्रियंका उसके गलेबान को पकड़ के उसके गले को दबाने लगती है। अगर उस समय भी देवकृष्ण उसे अपने आप से दूर कर देता और कहता कि जा अपने आशिक के साथ जा, तो भी देवकृष्ण बच जाता। लेकिन उसने समाज के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को खुश करने के लिए, सिर्फ इसीलिए अपने परिवार को बचाने के लिए उसने ये सारी चीज़ भी एक खून के घूंट की तरह पी गया और शांत हो गया। अब वो क्या करे, उसकी पत्नी तो बिगड़ी हुई है। अब दोस्तों क्या होता है, देवकृष्ण जो है अपनी पत्नी को रोकता था, टोकता था और उससे कहता था कि तुम्हें अपने आशिक से मिलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आशिक का नाम है कमलेश पुरोहित।
जो कि ढाबा चलाता है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। और साल 2017 से कमलेश और प्रियंका के बीच में जो है शारीरिक संबंध बनते हैं, यानी कि प्रेम प्रसंग है। और 2017 से लेकर 2026 तक कंटिन्यू वो शारीरिक संबंध बनाता है। और जब भी प्रियंका अपने पति से रूठ के अपने मायके जाती थी तो वो सिर्फ इसीलिए समय देखती थी कि लड़ाई झगड़ा करती थी कि मैं अपने मायके जाऊं और मायके जाके अपने प्रेमी से जाके मिल लूं। और 2 साल तक 22 से लेके 25 तक तो वो अपने मायके में रही थी। उस समय पे वो और उसका प्रेमी आराम से मिलते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, बिल्कुल फ्री थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब इसके पति को पता चला कि उसकी पत्नी का कमलेश नाम के शख्स के साथ में प्रेम प्रसंग है, इससे मिलती थी जुलती थी, तो उसका पति जो है उसके ऊपर बंदिशें लगा देता है, उसके ऊपर रोक टोक लगा देता है और कहता है कि कमलेश से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने कमलेश से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो प्रियंका क्या करती है? प्रियंका जो है 31 मार्च के समय पे अपने मायके जाती है और मायके में जाके वो कमलेश से मिलती है। कमलेश से कहती है कि जो मेरा पति है देव कृष्ण, वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देगा, वो बीच का रोड़ा बन गया है। प्रियंका के पास 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए वो कमलेश को देती है और कहती है कि ये 1 लाख रुपए लो और जो मेरा पति है देव कृष्ण उसे रास्ते से हटा दो, चाहे कैसे भी हटाओ, वो तुम्हारी हेडेक है। अगर तुमने उसे रास्ते से नहीं हटाया तो मैं तुमसे कभी जीवन में बात नहीं करूँगी। अब उसका जो प्रेमी है कमलेश, वो अपनी प्रेमिका के लिए तो भाई कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, उसका एक दोस्त है जिसका नाम है सुरेंद्र भाटी। सुरेंद्र भाटी जो है गैंगस्टर है, उसके खिलाफ बहुत सारी मुकदमे भी पहले से दर्ज हैं। वो उससे संपर्क करता है, उसे 1 लाख रुपए देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करके हत्या करनी है। सुरेंद्र भाटी तैयार हो जाता है। तारीख तय की जाती है 4 अप्रैल 2026। 4 अप्रैल 2026 को सारी प्लानिंग सेट थी कि प्रियंका अपने घर से फ़ोन करके बताएगी, दरवाज़ा खुला रखेगी, ये लोग आएंगे, उसके पति को मारेंगे और चले जाएंगे। होता क्या है, प्रियंका सारी चीज़ पहले से सेट करके रखती है। उसका प्रेमी कमलेश वो भी उसके ससुराल के घर के पास आ जाता है। लेकिन जो सुरेंद्र भाटी है, सुरेंद्र भाटी उस समय नहीं आता। उसने 50,000 रुपये एडवांस लिए थे और 50,000 रुपये काम करने के बाद लेने थे। अब सुरेंद्र भाटी आता नहीं है। प्रियंका को बहुत गुस्सा आती है, वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है कि ये क्या है भाई, तुमने जो मेरे से बोला था, मैंने अपना दरवाज़ा खोल के रखा, तुम आए नहीं, ना तुमने कुछ किया। अब ये वाली बात जो उसका प्रेमी है सुरेंद्र भाटी को फ़ोन करके बोलता है, वो उससे कहता है कि भाई तुम आए क्यों नहीं, अब तुम्हें ये करना ही नहीं था तो तुमने मेरे से 50,000 रुपये क्यों लिए, तुम मेरे पैसे वापस करो। अब सुरेंद्र भाटी कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे को कोई काम पड़ गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, लेकिन अब तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तारीख चुनी जाती है 6 अप्रैल 2026 की रात। 6 और 7 अप्रैल की रात को लगभग 1 बजे के आसपास का समय होता है। प्रियंका ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। सुरेंद्र और जो उसका प्रेमी है वो दोनों घर के अंदर आते हैं। प्रियंका की आंखें पहले से ही खुल रही होती हैं। वो कहते हैं कि प्रियंका जो है इशारा करके बता देती है कि ये मेरा पति है। पति सो रहा था देव कृष्ण। माँ और जो ननद है, जो उसकी सास और ननद है, वो बगल वाले कमरे में सो रही थी। ये क्या करते हैं, एक धारदार हथियार लेकर आते हैं, भाले जैसा कोई, और सोते हुए देव कृष्ण के सर में इतनी जोर से मारते हैं कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती। वो पड़ा की पड़ा ही रह जाता है। उसके सर के अंदर 12 इंच गहरा घाव हो जाता है। और घाव करने के बाद जो सुरेंद्र है वो क्या करता है, वो तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो उसका प्रेमी है वो प्रियंका के पास आके रुक जाता है और इसके बाद वो दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्योंकि पुलिस की जांच पड़ताल में ये वाली बात पता चली थी कि हत्याकांड से पहले वहाँ पे शारीरिक संबंध बने थे। अब दोस्तों होता क्या है, हुआ ये होगा जो उस समय पे हुआ होगा जिस समय पे इन्होंने देव कृष्ण के सर में चोट लगाई थी तो वो तड़प रहा था, मुंह से आवाज़ तो निकल नहीं पा रही थी। उसके बाद में प्रियंका और उसका जो प्रेमी है वो दोनों देव कृष्ण के सामने उससे कह रहे होंगे कि तुम हम दोनों को मिलने नहीं देना चाह रहे थे ना, अब देख हम जो है तेरे सामने ही शारीरिक संबंध बनाएंगे और तू रोक के दिखा। और देव कृष्ण तड़प रहा होगा और वो देख भी रहा होगा। लेकिन होता क्या है, जो सुरेंद्र भाटी है वो तो भाग गया था, लेकिन प्रियंका ने जो है अपने जवाब बदले। जांच पड़ताल में सारी चीज़ का खुलासा हो गया और प्रियंका की जो है जवान लड़खड़ा गई। और प्रियंका की जवान जब लड़खड़ाई तो उसने पूरे हत्याकांड के बारे में बताया कि उसने अपने प्रेमी को 1 लाख रुपए दिए थे। प्रेमी ने एक किलर को हायर किया था 1 लाख रुपए में,
प्रेमी और किलर और प्रियंका इन तीनों ने मिलकर देव कृष्ण की हत्या की। इसके बाद में दोस्तों ये वाली खबर जब सोशल मीडिया पे फैलती है तब जाके इस खबर को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी से जोड़ा जाता है, जो कि इंदौर वाला केस था। क्योंकि सोनम रघुवंशी ने इस वाले केस को बड़ा हाईलाइट किया था कि उसने अपने पति की हत्या करवाई थी। अब इंदौर से कुछ ही दूरी पर मध्य प्रदेश में ही आता है, यहाँ पे भी इसने अपने पति की हत्या करवाई। लेकिन अब जो लड़की है उसका प्रेमी है और ये दोनों तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन जो सुरेंद्र भाटी है वो भी फरार है। पुलिस अभी उसे ढूंढ रही है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि उसके पति को 2 बार मौका मिला था। एक बार जब उसकी पत्नी ने उसके आगे 3 शर्तें रखी थी कि भाई मेरे मोबाइल को कोई चेक नहीं करेगा, मेरे से कोई काम की नहीं करेगा, और तीसरा मेरे लिए ब्यूटी पार्लर खुलवाओ। उस समय भी चाहता तो उसका पति उसे छोड़ सकता था, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। दूसरी बार जब उसकी पत्नी खिड़की के किनारे अपने आशिक को बाहर देख रही थी और अपने पति के गलेबान को पकड़ के उसका गला दबाने की कोशिश करती है, तब भी उसके पति ने उसको नहीं छोड़ा। 2 बार हिंट मिली थी देव कृष्ण को, लेकिन उसने दोनों वाले हिंटों को इग्नोर कर दिया। नहीं तो आज के समय पे बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, न्यूज़ पे भी खबर आ रही है, किसी को अगर पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है, रिलेशन है, तो वो क्या करते हैं कि भाई तू जा जी इसके साथ, मेरे से मतलब मत रख। अगर ऐसा देव कृष्ण भी कर देता तो शायद आज देव कृष्ण जिंदा होता और प्रियंका से वो फ्री हो जाता। लेकिन दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, जो उसका प्रेमी है, प्रेमी जो था कमलेश, वो शादीशुदा भी था और उसके 2 बच्चे भी थे। प्रियंका उससे भी तो ये वाली बात बोल सकती थी कि तुम अपने पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ के आओ, उसने तो छोड़े नहीं। लेकिन प्रियंका इतनी पागल हो गई थी अपने प्यार में कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। अब ना तो उसको प्रेमी मिलेगा, पति बेचारा मर ही गया, उसकी कोई गलती नहीं थी। अब प्रियंका जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताओ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।